नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे थे। और देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने जो है एक लेक्चर ऑलरेडी इसका अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और हमने देखिए एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी इसका बना दिया है एआई एग्जाम के लिए, जिसमें कि आपको कंप्लीट जनरल अवेयरनेस के आपको टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। तो वो जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने उसको प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे एनालाइज करके इसको बनाया हुआ है। तो आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में देखा था, जो कि आपका वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उनसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। तो देखिए, इन्फ्लेशन भी जो है अब ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है कि दैट इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए कोई इकोनॉमी है, हम लोग इंडियन इकोनॉमी की ही बात करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जो प्राइस होती है गुड्स का और सर्विसेज के, जो भी आप गुड्स परचेज करते हैं या फिर जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है या फिर जो आप लेते हैं, तो उसका अगर मान लीजिए कि एक सस्टेन्ड इंक्रीज हो जाए प्राइस लेवल में, तो इस सिचुएशन को बोलाता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में क्या होगा कि चीज़ों का जो प्राइस होगा वो महंगा हो जाएगा, और वो एक सस्टेन मतलब कि एक पीरियड है, निश्चित एक ड्यूरेशन तक वो रहेगा, और उसमें धीरे धीरे इंक्रीमेंट देखने को मिलता ही है। तो वो आपका पीरियड रहता है इन्फ्लेशन का। तो इसमें देखिए क्या होगा आपका यहाँ पे कि जो जनरल प्राइस लेवल रहेगा आपका वो राइज होता जाएगा। अब इसमें देखिए, यानी कि जो भी आप कोई चीज़ आप बाई करते हैं, कोई चीज़ आपका गुड्स हो गया, कोई चीज़ आप बाई बाई करते हैं, सर्विसेज जो भी आपका होगा, तो उसके प्राइस में भी इंक्रीज होते जाएंगे। तो आप अपना कंजप्शन जो है डिक्रीज कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए जो एवरेज जो यूजर होते हैं, यानी कि जो एवरेज जो पर्सन होते हैं, तो उनका जो मंथली का बजट होता है तो वो लिमिटेड होती है। तो अगर मान लीजिए प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो तो उनका जो सैलरी होती है या फिर जो घर में जो पैसे आते हैं तो वो लिमिटेड भी रहते हैं, वो उतना ही रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो बजट बनाते हैं। तो अब प्राइस इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपना जो परचेज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो उसमें वो कटौती करना शुरू कर देंगे। तो इसके चलते क्या होगा यहाँ पे कि जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन जो इस सिचुएशन जो आपका यहाँ पे अराइज हो रहा है, तो इसमें परचेजिंग पावर जो पैरिटी होती है, यानी कि जो हर एक जो इंडिविजुअल्स का होता है, तो वो डिक्रीज कर जाएगा यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है कि अगर प्राइस लेवल इंक्रीज कर रही है और पर्सन का जो मंथली सैलरी है और वो वही है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है रिड्यूस कर देगा अपना परचेजिंग पावर को। और इसके चलते जो है वैल्यू जो होगा उस पर गुड्स का, वो इंक्रीज मतलब वैल्यू जो है वो इंक्रीज करता ही जाएगा, वैल्यू उसका प्राइस का इंक्रीज करते ही जाएंगे। तो ये सिचुएशन आपका होता है इन्फ्लेशन के दौरान में। तो इसमें देखिए मेनली इन्फ्लेशन के अंदर में हम लोग स्टडी यही चीज़ किया जाता है यहाँ पे, कि जैसे इन्फ्लेशन है तो वो क्या है, इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, इसमें बेनिफिट किसको मिलती है, इसके पीछे और क्या क्या कारण होते हैं, और क्या क्या मेजर्स होते हैं जो कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो डिफ्लेशन जैसे कि आपका सॉरी, इन्फ्लेशन की कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पे। तो इसका देखिए, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में आपका क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीज हो रही है। तो इसके जस्ट अपोजिट में आपका होता है इन्फ्लेशन का, दैट इज डिफ्लेशन। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे कि जस्ट इसका अपोजिट आप कर लीजिए, कि इसमें जो है जो जनरल गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस रहते हैं, तो उसमें एक सस्टेन डिक्रीमेंट देखने को मिलेंगे वहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये आपका डिफ्लेशन का कंडीशन हो गया। तो अब देखिए, जो इन्फ्लेशन होता है तो इसके डिफरेंट टाइप्स आपके होते हैं। जैसे कि एक आपका नॉर्मल जो इन्फ्लेशन आपका हो गया, कि एक धीरे धीरे एक टाइम पीरियड के साथ वो इंक्रीज करते रहता है। अब उसी तरीके से इसमें कुछ आपके इन्फ्लेशन जो रहता है ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपका कुछ डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, कुछ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, कुछ ओपन इन्फ्लेशन होता है, कुछ रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन होता है, और फिर कुछ जो होता है हाइपर इन्फ्लेशन होता है, और कुछ जो है क्रिपिंग इन्फ्लेशन होती है। तो ये क्या क्या होते हैं, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपका है, तो इसमें क्या होता है यहाँ पे, ये कब अराइज होती है यहाँ पे, कि जैसे जो एग्रीगेट डिमांड जो होती है इकोनॉमी के अंदर में, तो वो एक्सीड कर जाता है एग्रीगेट सप्लाई का। तो ये होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि जो सप्लाई है वो जो है आपका, अगर क्या होता है कि वो कम हो जाए और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है मार्केट में, तो कोई प्रोडक्ट का मान लीजिए डिमांड बढ़ जाए लेकिन सप्लाई उसका लिमिटेड है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के पास ज़्यादा खरीदने के लिए पैसे हैं वहाँ पे, और वो ज़्यादा खरीदेंगे, मतलब ज़्यादा वो डिमांड हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट का, लेकिन सप्लाई हो ही नहीं रही है उसका। तो जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा लोग परचेज करने लगते हैं किसी चीज़ को और सप्लाई नहीं होती है, तो प्राइस उसका आम बात है कि वो बढ़ा देते हैं, जो भी मतलब कि दुकानदार होते हैं या फिर जो भी रहते हैं, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा आपका यहाँ पे, कि जो है
ये प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका हुआ डिमांड की तरफ से, यानी कि डिमांड क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, ये इंक्रीज हो रही है लेकिन सप्लाई कम हो रही है, तो ये बोलते हैं हम लोग इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और वहीं पे दूसरा आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है आपका यहाँ पे कि जो एग्रीगेट डिमांड जो रहती है तो ये अनचेंज रहता है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई जो रहती है तो ये फॉल कर जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या होगा कि जो सप्लाई होती है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, उसका टैक्स में भी इंक्रीज कर गया हो तो वो सप्लाई नहीं करेगा वहाँ पे। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे। तो इसमें भी क्या होता है कि प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सप्लाई हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है वो अनचेंज रह रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन सप्लाई हो ही नहीं रही है। मान लीजिए कि 10 यूनिट प्रोड्यूस हुआ इस महीने में, अगले महीने में होना था फिर 10, लेकिन हुआ ही नहीं। लेकिन डिमांड में मान लीजिए कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिल, लेकिन फिर भी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो यह है आपका दूसरा, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसके पीछे डिफरेंट रीजंस होते हैं, तो हमको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस हमें यहाँ पे डेफिनेशन ही सबका देखते चलना है। एक आपका होता है यहाँ पे दैट इज स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन। तो देखिए इकोनॉमी के अंदर में स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि दैट इज रेसेशन इन्फ्लेशन, यानी कि ये ऐसा कंडीशन होता है यहाँ पे कि जिसमें कि इन्फ्लेशन रेट जो है तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो प्राइस लेवल जो रहेगा वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीमेंट होगा। जैसे आज अगर 10 रुपये इंक्रीज हुआ तो अगला दिन फिर वही 20 रुपये इंक्रीज हो गया। तो इस रेट से जो हाई मतलब एक तरीके से इंक्रीमेंट जो होती है, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन के सिचुएशन। तो इसमें क्या होगा कि जो इकोनॉमी जो होती है तो इसकी जो ग्रोथ होती है तो वो स्लो हो जाती है, और साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो वो स्टेडली हाई रहेगा। तो इस कंडीशन को बोलाता है स्टैगफ्लेशन। तो ये जो है आपका इकोनॉमी के लिए एक डिलेमा जैसा एक बिहेवियर मतलब ला देता है यहाँ पे, जैसे जो भी पॉलिसी मेकर्स होते हैं इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे एक्शन जो लिए जाना होता है यहाँ पे कि इन्फ्लेशन को हमें कम करना है किसी भी तरीके से, और साथ में इसमें एम्प्लॉयमेंट को भी देखना रहता है। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि एक्शन लिया जाता है यहाँ पे, या मान लीजिए कि हमें इन्फ्लेशन को कम करना है, तो उसमें क्या करना रहता है हमारा कि जैसे सप्लाई में हमें मेंटेन करके रखना होगा डिमांड के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट रेट भी है तो उसको भी हम लोग साथ साथ देखते चलना है। तो ये एक तरीके का सिचुएशन स्टैगफ्लेशन में बहुत ज़्यादा एक डिलेमा सिचुएशन बना देती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे प्राइस लेवल का। तो हमको जो है उसी तरीके से उसको मेंटेन भी करनी होती है। मान लीजिए हमने ज़्यादा लेबर लगा के हमने सप्लाई तो दे दिया, लेकिन बाद में फिर प्राइस डिक्रीज हो गया अचानक से, तो बाकी सब वो कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके का कंडीशन अराइज हो जाते हैं। तो यही देखिए क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन क्या होती है, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी एक्सपीरियंस द रिसेशन। तो इकोनॉमी जो है वो रिसेशन का कंडीशन एक्सपीरियंस करती है। फिर बी में देखिए दिया हुआ है सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी हैव इन्फ्लेशन एंड रिसेशन ऑल टुगेदर, यानी कि इकोनॉमी के अंदर में जो है इन्फ्लेशन और रिसेशन दोनों एक साथ होती है। तो इसके बाद अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि एन इकोनॉमी वेयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो हाई होता ही है, तो ये तो आपका एक जैसे कि कंडीशन तो है ही स्टेगफ्लेशन का। इसके अलावे इसमें आपका रहता है कि इन्फ्लेशन साथ में रिसेशन ऑल टुगेदर एक साथ होती है। तो इसमें बी और सी करेक्ट आपका है, तो ऑप्शन बी डी इसका करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखेंगे कि जैसे इन्फ्लेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन होगा तो इसमें जाहिर सी बात है कि इससे प्रॉब्लम तो होगी ही बहुत से लोगों को। अब जैसे कि मान लीजिए कुछ इसमें गेनर्स होंगे और कोई जो होंगे लूजर्स होंगे यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन ही ऐसे अराइज होती है इसके अंदर में। तो इसमें क्या होगा और क्या नहीं होंगे, तो वो हम लोग यहाँ पे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक कारण समझेंगे कि इफेक्ट्स का, इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या क्या होती है। जैसे इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस लेवल इंक्रीज होना। तो जैसे ही प्राइस लेवल अगर हाई होगा, इंक्रीज होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो गेनर होंगे और इसमें कुछ लूजर होंगे, दोनों होंगे यहाँ पे। अब इसको इवेलुएट करने के लिए इन्फ्लेशन का क्या होता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि इन्फ्लेशन का नेचर कैसा है। तो ये फिर एंटिसिपेट किया जाता है और साथ में एंटिसिपेशन की जाती है, उसके बाद ही बता सकते हैं कि किसको इसमें गेनिंग हो रहा है, किसको जो है इसमें लूजिंग हो रही है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन के। तो इसमें पहला आपका है कि दैट इज बोरोवर्स गेन, यानी कि जो बोरोवर्स होते हैं वो इस समय गेन करते हैं। फिर वहीं पे देखिए दूसरा आपका है कि रिड्यूस सिवियरिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जैसे इकोनॉमिक रिसेशन जो होती है यानी कि मंदी का समय होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे उस समय परचेजिंग रहती ही नहीं है, कैपेसिटी रहता ही नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं रहते हैं वहाँ पे, और साथ में जो है डिमांड जो रहता है तो वो भी कम हो जाता है इस समय रिसेशन के समय में। तो ये जो है इस जो इकोनॉमी का जो जाता है रिसेशन, तो उसको जो है ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेशन। तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है। और दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट जो है इसी में इंक्रीमेंट कर देती है, क्योंकि देखिए डिमांड ज़्यादा बढ़ता है तो लोग इन्वेस्टमेंट भी करना ज़्यादा चाहते हैं कि हाँ डिमांड बढ़ रहा है तो हमें इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। और बोरोवर्स यहाँ पे देखिए गेन दिया था आपका यहाँ पे कि बोरोवर कैसे गेन करते हैं, क्योंकि जो लोग उधार लिए हुए रहते हैं तो उनका
रेट कम रहता है, यानी कि जिस समय वो लिए हुए रहता है तो वो काफ़ी कम रेट पे लिए हुए रहते हैं बोरोवर्स। और मान लीजिए कि इन्फ्लेशन है तो प्राइस लेवल इंक्रीज करा तो उस समय डिमांड मतलब कि जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है, तो इस समय बोरोवर्स गेन करेंगे। लेकिन इसका देखिए निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके इन्फ्लेशन का, कि इसमें जो है होर्डिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो लोग जो है मतलब कि जो बड़े बड़े जो दुकानदार होते हैं तो वो जमाखोरी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो जो होर्डिंग करके रखेंगे अपने पास प्रोडक्ट का, ताकि वो और असर देखते हैं कि और प्राइस का इंक्रीज होगा तब हम मार्केट में उतारेंगे। तो ये होता है आपका इन्फ्लेशन का निगेटिव इम्पैक्ट। दूसरा इसमें है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं तो वो इस समय हर्ट हो जाते हैं, यानी कि उनको हर्ट होगा, उनको दिक्कत होगी। क्रेडिटर्स वो होते हैं कि जो आपको लोन बाँटते हैं, तो उस समय लोन जो रेट पे देते हैं तो वो काफ़ी कम रेट पे देते हैं पहले, लेकिन इन्फ्लेशन के समय में जो रहता है आपका यहाँ पे जो रेट होती है तो वो डी रिड्यूस हो जाती है, तो इसके चलते क्रेडिटर को इसमें काफ़ी लॉस होती है। और इसमें दूसरा तीसरा इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि जो फिक्स सैलरीड जो इनकम जो पर्सन जो होते हैं, यानी कि जिनको फिक्स्ड इनकम मिलती है तो वो भी इसमें हर्ट होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन में प्राइस इंक्रीज करती है लेकिन उनका पैसा जो है तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ती तो नहीं है, वही रहती है, तो उनको प्रॉब्लम तो इसमें होगा ही। तो इस तरीके से देखिए इन्फ्लेशन का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इसका दोनों तरीके से हम लोग लेके चलते हैं, यहाँ पे दोनों ये बेनिफिशियल होता है यहाँ पे, मतलब कि बेनिफिशियल भी होता है और नुकसान भी होता है दोनों चीज़ों के लिए। तो हम जो है इसको दो ब्रॉड कैटेगरी के हेडिंग के अंदर में स्टडी करते हैं हम लोग, जैसे कि इनकम का और वेल्थ के अंडर में, यानी कि किसका इनकम में इंक्रीज हो रहा है या फिर वेल्थ में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है वेल्थ और इनकम का इन्फ्लेशन के दौरान। तो ये सारे चीज़ों का स्टडी किया था इसके अंदर में, और साथ में इकोनॉमी का ग्रोथ कितना हो रहा है इन्फ्लेशन के दौरान में। तो ये दो चीज़ ब्रॉड कैटेगरी के अंदर में इसमें स्टडी की जाती है, और उसके बाद जो है इन्फ्लेशन को एक प्रॉपर मेंटेन करके रखना भी जरूरी होती है। अब यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और क्या क्या मेजर्स वो लिए जा सकते हैं, तो जिससे कि हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन जो एक कम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब देखिए इसमें क्या होता है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन है आपका, अगर ये एक मॉडरेट रेट से अगर ये ज़्यादा चला जाता है, यानी कि इससे अगर ज़्यादा अगर हो जाए आपका, तो ये जो है एक डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है इकोनॉमी के लिए। तो इसीलिए जो है इसे कंट्रोल में करना रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, प्राइस इंक्रीज करते ही रह रही है और कोई स्टेप ना लिया जाए, तो इससे क्या होगा, एक डिजास्टर सिचुएशन आएगा। यानी कि जो एवरेज पर्सन है, जो पुअर पर्सन होंगे, तो वो तो अपना एक नॉर्मल जो ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि नॉर्मल जो डिपेंडेंट रहता है अपने प्रोडक्ट्स पे, या फिर जो भी नॉर्मल जो उनके लिए चाहिए ज़िंदगी गुजारने के लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो भी नहीं कंज्यूम कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनके लिए तो ब्लंडर तो होगा ही होगा। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी होता है। तो मेन एम इसका देखिए एवरी जितने भी मेजर्स होते हैं कंट्रोल इन करने के लिए इन्फ्लेशन के लिए, कि वो जो है कैश का फ्लो को हमें जो है रिड्यूस करना है यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर में, और साथ में मार्केट में लिक्विडिटी को भी कम करना है। क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा होते हैं इस समय, तभी तभी तो वो लेने के लिए मतलब तैयार रहते हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और लोग के पास पैसे हैं, तभी तो वो खरीदारी ज़्यादा करते हैं उस समय, और डिमांड वही बढ़ाते हैं उसी को। क्योंकि अगर प्राइस मान लीजिए इंक्रीज कर दिया जाए 10 रुपये, तो वो देने के लिए मान लीजिए उसको 20 रुपये भी तैयार हो जाएंगे कोई लोग, अगर लिमिटेड प्रोडक्ट है उसका तो कोई 30 रुपये भी देने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। तो हमें क्या करना रहता है यहाँ पे कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करनी होती है, रिड्यूस करनी होती है। तो इसके लिए जो मेजर्स लिए जा सकते हैं आपके, तो उसमें आपका जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया। तो मॉनेटरी पॉलिसी ये जो है आरबीआई के द्वारा ली जाती है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, और बाकी प्राइस कंट्रोल भी एक तरीका होते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी इसमें से एक सबसे मोस्ट कॉमनली यूज मेजर्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में जो सेंट्रल बैंक होती है, तो इसमें देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है तो ये इंक्रीज कर देते हैं। अब जितने भी कमर्शियल बैंक जो होते हैं जो बोरो करते हैं आरबीआई से, तो मान लीजिए कि इसने ही इंक्रीज कर दिया रेट, तो बाकी जो बैंकों का पैसा देने के लिए जो होगा लोगों को, तो वो भी इंक्रीज कर देंगे रेट, तो इस कारण से लोग लोन कम लेंगे, तो उनके पास पैसे कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि पैसे कम होगा तो पर जो कैपेसिटी होगी उनके परचेज करने को वो भी रिड्यूस होगा। तो इससे इन्फ्लेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है करने के लिए। अब इस सिचुएशन में जो है इंडिविजुअल सब क्या करेंगे, अपना सेव करना शुरू कर देंगे मनी को, बजाय कि वो इन्वेस्ट करेंगे नए तरीके में या फिर नए बैंक में पैसा वो नहीं देंगे यहाँ पर। तो ये एक तरीका आपका है मेजर्स कंडक्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का। और वहीं देखिए दूसरा अब इसमें आपका है दैट इज फिजिकल पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा में गवर्नमेंट जो है फिजिकल मेजर्स का भी यूज़ करते हैं यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन के। तो इसमें देखिए मेन जो कंपोनेंट होता है फिजिकल पॉलिसी का, कि गवर्नमेंट जो है इसमें अपना जैसे कि रेवेन्यू और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होती है, तो इसमें अपना जो है ये पॉलिसी में चेंजेस करते हैं। तो फिजिकल पॉलिसी के अंदर में गवर्नमेंट जो है इसमें
या तो वो जो है प्राइवेट स्पेंडिंग को वो कम कर देंगे यहाँ पे, जैसे कि टैक्सेस को इंक्रीज कर देना हो गया, और साथ में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है तो वो इसको डिक्रीज कर देंगे। गवर्नमेंट का जैसे मान लीजिए कि उनका एक्सपेंडिचर होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो अगर रिड्यूस कर देंगे एक्सपेंडिचर में, तो ये दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, तो इससे भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। बाकी गवर्नमेंट जो है कहीं और चीज़ों पे करे, लेकिन देखिए एक्सपेंडिचर में भी कम करना क्या होगा, ये भी डिजास्टर सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ये मेंटेन करके चलनी होती है। तो ये कुछ मेजर्स है जो आपको यहाँ पे समझना होगा। फिर उसके बाद देखिए तीसरा तरीका होता है प्राइस कंट्रोल का। तो ये एक मेथड आपका रहता है यहाँ पे, जैसे इन्फ्लेशन को सीज करने के लिए, जैसे कि इन्फ्लेशन मान लीजिए बढ़ रही है तो हम उसको वहीं पे सीज कर दें, यानी कि इतना प्राइस है तो अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए मार्केट में। जैसे कोई घोषणा कर दे कि इतना प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, अगर वो इंक्रीज होते ही रह रही है तो उसको जो है इस लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर कोई बढ़ाता है तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये होता है प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर में। तो इसमें देखिए करने के लिए बहुत सारी चीज़ किया जाता है यहाँ पे, लेकिन ये जो है हम लोग लॉन्ग टर्म में नहीं लेके चल सकते हैं प्राइस कंट्रोल को, कि ताकि जो है मतलब ज़बरदस्ती किया जाए या घोषणा किया जाए कि प्राइस जो है अब आपको इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि इससे भी जो है इकोनॉमी के अंदर में डिजास्टर्स ला सकता है, क्योंकि हम इसे एक लॉन्ग टर्म तक लेके नहीं चल सकते हैं। तो बेटर होता है फिजिकल पॉलिसी, और पहला आपका है मॉनेटरी पॉलिसी। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो उतना इफेक्टिव नहीं होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय। तो इन्फ्लेशन जो है हम लोग मेजर करते हैं किस तरीके से, तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन एंड नॉन मैनुअल वर्कर्स, और दिया हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर, और नेशनल इनकम डिप्लेशन। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो जो इन्फ्लेशन होता है इंडिया में, तो ये हम लोग मेजर करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर से। तो ये तो आपको ऑप्शन में है ही, लेकिन देखिए जो दो मेजर जो होते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, जो मेजर्स लिए जाते हैं यहाँ पे, तो मेनली आपका रहता है एक होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और दूसरा रहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो इसमें देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी आपका होता है, लेकिन इसमें आपका जैसे कि नंबर जो रहता है यहाँ पे, इसका इंडेक्स जो रहती है, तो उसका हम लोग मेजरली करते हैं यहाँ पे। तो जो WPI आपका है, तो मेजर ये जो है आपका यहाँ पे, तो ये जैसे मान लीजिए कि अगर इंक्रीज होता है प्राइसेस ऑफ कोई भी मान लीजिए गुड्स और सर्विसेज का है, तो वो होलसेल मार्केट को लेके हम लोग यहाँ पे चलते हैं। कोई जैसे मान लीजिए लोकल मार्केट है तो वहाँ पे हम लोग लेके नहीं, एक होलसेल मार्केट हम लोग लेके चलते हैं, उसकी अगर इंक्रीमेंट होती है तो उसी को मेजर्स को देखते हुए हम लोग जो है इन्फ्लेशन को देखते हैं। अब मान लीजिए कोई मार्केट है, अगर बड़ी इकोनॉमी है तो उसमें तो हम लोग जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेके ही चलेंगे हम लोग। और वहीं पे जैसे आपका सीपीआई है, तो सीपीआई में आपका क्या आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसमें आपका है। तो इसमें हम लोग जो प्राइस जो होता है ना असेंशियल कमोडिटीज़ का जो परचेज किया जाता है एवरेज कंज्यूमर के द्वारा, तो वो हम लोग इसको मेजर्स में लेके चलते हैं। जैसे कोई रिटेल मार्केट है तो उसमें जो असेंशियल कमोडिटीज़ है तो उसमें अगर प्राइस जो इंक्रीज होता है तो उसको मेजर करके चली जाती है। तो मेजरली दोनों का ही हम लोग इसमें करते हैं, लेकिन मेजरमेंट में आपका जैसे कि मान लीजिए आपका वीकली में अगर मेजर किया था तो उसमें WPI को प्राइमरी इन्फ्लेशन मेजर लेके चलाता है इंडिया में। तो इसीलिए जो है आपको इसी को टिक करके आना होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर को ही, इसी से हम लोग निकालते हैं अपना इंडिया में दैट इज इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं हम लोग। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर अब हो गया होगा यहाँ पे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होती है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। होलसेल हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि जो इंक्रीमेंट जो होती है आपका यहाँ पे प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज का एक होलसेल मार्केट के अंदर में, यानी कि पूरा बाजार हो गया आपका एक लंबा चौड़ा जो हो गया उसको लेके। और वहीं पे जो आपका सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है तो इसमें कल जो असेंशियल जो कमोडिटीज़ होते हैं जो कि एक रिटेल मार्केट में परचेज किया जाता है सिर्फ उसी को इसमें काउंट किए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए पूछा क्या था आपके एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अंडरटेकन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इनमें से कौन सा मेजर अंडरटेकन किया जा सकता है, तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये तो देखिए एक तरीका तो है कि जो पब्लिक के लिए एक्सपेंडिचर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा तो उस पर कंट्रोल करना यानी कि रिडक्शन करना, तो ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। फिर दूसरा देखिए दिया हुआ इसमें कंट्रोल ऑन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि जो होर्डिंग करते हैं और ब्लैक मार्केटिंग करते हैं तो इसको भी कंट्रोल करेंगे हम लोग। तो ये भी एक तरीका आपका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। फिर अगला देखिए है कि इफेक्टिव कंट्रोल ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट जो होती है तो उस पर भी इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। तो ये भी जो है आपका ऑप्शन है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए देखिए क्या आपका होगा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आपका हो जाएगा, जो कि हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सारे मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन।
तो इनमें से कौन-सा जो है एक इफ़ेक्ट है इन्फ्लेशन का? तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे कि डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर, अफेक्ट्स रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स या इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट क्या होता है? तो अब देखिए इसमें आपने देखा था उधर कि जैसे परचेजिंग पावर डिक्लाइन हो जाती है, तो ये तो आपका ऑप्शन तो सही है ही। इसके अलावे जो रिलेटिव प्राइस होती है गुड्स का, तो उसको भी अफेक्ट करता है, तो ये भी आपका सही है। इसके अलावा डी में देखिए दिया हुआ है कि इंक्रीज इन द इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, यानी कि इनकम में जो है इसमें भी इंक्रीज कर देता है, इनइक्वालिटीज़ ला देता है। तो ये तो बात सही है आपका कि जो वेल्थियर पर्सन होता है तो वो वेल्थियर होते ही जाते हैं, और जो बाकी गरीब लोग होते हैं तो वो और गरीब होते जाते हैं इन्फ्लेशन का। तो ये तो अनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता ही है। तो ये ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलता है इन्फ्लेशन के दौरान। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है इसमें कि इन विच सिचुएशन कि वेजेस एंड प्राइसेस चेज ईच अदर एट अ वेरी क्विक स्पीड, यानी कि कौन सा सिचुएशन में जो वेजेज और जो प्राइस होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे से चेज करते हैं बहुत ही क्विक स्पीड में। तो इसका देखिए सिचुएशन आपका रहता है ये हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन आपका है। तो ऑप्शन देखिए इसमें दिया आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होती है कि जो प्राइस लेवल होती है ना, तो वो बहुत ही तेजी एक रैपिड रेट से इंक्रीमेंट होती है। इनफैक्ट इसमें क्या आपका होगा कि जो प्राइस जो आपका रहेगा यहाँ पे, तो एवरी आवर यानी कि ये घंटों में ही आपको प्राइस देखने को मिलेंगे इंक्रीज होने का। जैसे अभी कुछ देर पहले मान लीजिए कि अगर 10 रुपये किसी चीज़ का प्राइस है, तो नेक्स्ट आवर में उसका प्राइस 20 रुपीज़ का हो जाएगा। तो ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन। तो ये जो है आपका ये ऐसे कंडीशन में आपके अराइज होते हैं कि इस समय डिमोनेटाइजेशन करने की भी हालत हो जाती है इकोनॉमी के अंदर में, क्योंकि अगर एवरी आवर में अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो ये तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि वो क्या होगा कि डिजास्टर्स होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। तो इस समय में इस तरह के जो है एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये है आपका हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब, जिसमें कि बहुत क्विक स्पीड से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपर इन्फ्लेशन का। तो ये टर्म भी आप लोग याद रखना है, इसको ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आए होंगे, जितना भी हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, थ्योरी जो करा रहे हैं और साथ में जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, अगर आप लोग इसको भी अच्छे से कर लेते तो डेफिनेटली बात है कि आप लोग इसमें अच्छा स्कोर करके जाइएगा। हमने इसमें पूरा कोशिश किया हुआ है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं उसको इंक्लूड करने का। तो आपके पास अगर मान लीजिए आप लोग कहीं से और नहीं पढ़ रहे होंगे ज़्यादा डेप्थ में, तो एटलीस्ट आप लोग इतना तो ज़रूर करके जाना एग्जाम्स में। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और देखिए हमने इसका ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके इसे बाय कर सकते हैं।